इंडियन स्टॉक मार्केट आज की डेट में ग्रीडी जोन से एक्सट्रीम ग्रीडी जोन की साइड मूव कर रही है। इसी के साथ साथ जो हमारा बाजार है वो दबा करके ऊपर की साइड जाना शुरू कर चुका है। और ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो $77 पर बैरल के आसपास आ चुका है, जो कि एक टाइम पे $112 पर बैरल तक चला गया था। सो बहुत कुछ हो रहा है शेयर बाजार के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं अगले 2 से 3 साल के लिए। कहां पर है, कैसे है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आजकल शेयर बाजार को लेकर के पॉजिटिविटी क्यों आ गई है लोगों के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रियल अपॉर्चुनिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि है कहां पर। अगर जानना है तो ये पूरी वीडियो देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अपने बाजार की। तो बाजार को देखोगे तो बाजार के अंदर ग्रीडी जोन है। ऑब्वियस रीजन है क्योंकि इस समय पे बाजार ऊपर जा रहा है, और बाजार ऊपर जा रहा है मतलब ग्रीडीनेस तो आनी ही है। ओवरऑल अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार के अंदर एक अच्छी रिकवरी हमें कुछ टाइम में देखने को मिली है। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो एक यू टर्न देखने को हमें मिल रहा है। इसी के साथ साथ निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर भी रिकवरी आई है। आईटी जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, बट नेट ओवरऑल जो बाजार है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। अब इसके पीछे सिंपल सा रीजन जो निकल के आ रहा है आप सबको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन इसके बाद जो गेम चल रहा है वो नहीं पता होगा, वो गेम जरूर सुन लेना। सबसे पहले जो रीजन निकल के आया है वो है हमारा ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा था, उसका जो एमओयू है वो साइन हो चुका है। अब जब एमओयू साइन हुआ दुनिया में हड़कंप, अरे भाई साहब एमओयू साइन हो गया, ब्रेंट क्रूड लगातार नीचे गिर रहा है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की वो थी कि निफ्टी के अंदर ना आग लग जानी चाहिए थी। एमओयू साइन हो गया, आग क्यों नहीं लगी है? आग का मतलब है कि भाई 5-6% अपर सर्किट में घुस जाना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं ये? इवन नैस्डैक भी देख करके ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई थोड़ा हौले हौले चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, चल क्या रहा है? मतलब एमओयू साइन होना, ब्रेंट क्रूड नीचे आना, अभी तक तो यही स्टोरी चल रही थी। अभी जो एमओयू साइन हुआ है वो ये देखा जाएगा कि क्या दोनों के दोनों जो देश हैं वो दोनों रूल्स को मानते भी हैं, या बस ऐसे ही साइन कर लिया और चीजें हो गई, राइट? ये एक मेजर क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है, जिस वजह से मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो रही है। लेकिन ब्रेंट क्रूड नीचे आने की वजह से एक चीज अच्छी हो गई कि जो हमारा रिजर्व था, इंडिया का जो रिजर्व था, फॉरेक्स रिजर्व, वो अब इतनी तेजी से डिप्लीट नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो माइन बिछी हुई है, जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि ये न्यूज का आर्टिकल भी नहीं है, अभी तो हर इंसान एमओयू की बात कर रहा है। जो अभी माइन बिछी हुई है वो एटलीस्ट 1 महीना लगेगा उस पूरी माइंस को क्लियर करने में। मतलब जो वापस से चीजें नॉर्मल होंगी उसमें अभी भी 3 से 4 महीने, 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। तो जब तक ये डील पूरी तरीके से क्लोज नहीं होती 90 दिनों तक, थोड़ी सी तो अनसर्टेनिटी रहेगी। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है इजराइल। इजराइल इस समय पे मान नहीं रहा है यूएस की बिल्कुल भी बात। तो जब तक इजराइल की साइड से चीजें क्लियर नहीं होंगी, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। कभी वो लेबनान के ऊपर हमला कर देता है, कभी कोई स्टेटमेंट दे देता है एससीसी, तो लोग बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अब इजराइल जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रंप है, इवन यूएस के जो ज़्यादातर प्रेसिडेंट है, वो इजराइल को देख करके ना काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। ऐसा क्यों होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं पता, जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई यूएस इजराइल को लेकर के इतना ज़्यादा डरा डरा सा क्यों रहता है। सारे प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ट्रंप की बात नहीं कर रहा, सारे प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। और इजराइल एज अ नेशन यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, काफी सारा पैसा यूएस से इजराइल जाता है, उसके बाद भी यूएस डरा क्यों रहता है, ये हमेशा सोचना। ये बहुत बड़ा गेम हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई अभी रिसेंट, जो हमारा समिट हुआ, इसकी काफी सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, इसके अंदर काफी अच्छी अच्छी बातें हुई। मोदी जी ने भी काफी अच्छी अच्छी बातें करी, ट्रंप ने भी काफी अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन वहां पे एक चीज निकल गई कि अगर इंडिया के ऊपर किसी ने हमला करा और मोदी जी एज अ पीएम रहते हैं हमारे देश के, तो ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मैं आके हमला करूंगा, लेकिन अगर कोई दूसरा आप जो हमारा पीएम है वो बन जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर ट्रंप आकर के हमला नहीं करेगा। लेकिन कोई ट्रंप को जाकर के ये बताओ कि इंडिया को आपकी जरूरत ही नहीं है, भाई हम सेल्फ सफिशिएंट है। मोदी जी को ये चीज कहनी चाहिए थी बट नहीं की, बट कोई बात नहीं। अब जो समिट हुआ उसमें से काफी सारी वीडियोस आ रही है जहां पे सारे के सारे लीडर्स बैठे हुए हैं और ट्रंप आता कहता है आई एम द बॉस। आपने भी शायद वो वीडियो देखी होगी। और जब वो ऐसा कहता है सारे के सारे लीडर का मुंह सूख जाता है, मुंह उतर जाता है, और कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे कि भाई ट्रंप को एक कोने में कर दिया गया, बट ये सच नहीं है।
जब आप पूरा इंटरव्यू देखोगे, एनडीटीवी के ऊपर वो इंटरव्यू है, जब आप जाकर के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं, सारे आकर के हाथ मिला रहे हैं। लेकिन हाँ, इंडिया और यूएस के बीच में जो काफी सारा भाईचारा चलता है, जैसे मोदी जी हर किसी को जाके हक कर लेते हैं, इस बार हग वाला सीन आपको नहीं दिखा, गले वाले नहीं मिले। तो ये दिखाता है कि भाई टेंशन तो है, अब टेंशन कब तक चलेगी नो वन नोज। एक पत्रकार ट्रंप से ये पूछता है कि आपको क्या लगता है आपके और इंडिया के रिलेशन कैसे रहेंगे, और आपने आकर के बहुत अच्छे अच्छे काम करे, बहुत सारी जंगें रुकवा दी। तो ट्रंप कहता है कि भाई साहब आप मेरे फेवरेट पत्रकार हो। मोदी जी से पूछता है कि आपका है, वो कहता है हाँ मैं तो दूरदर्शन का हूं। अब दूरदर्शन कौन देखता है, सरकार का है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। वो जो ट्रंप है वो कह रहा है भाई मेरे देश के जो पत्रकार हैं, न्यूज रिपोर्टर, लेकिन इंडियन जो जर्नलिस्ट है वो पूछ रहे हैं कि आपको इंडिया को देख के क्या लगता है, आपके डिफेंस पैक्ट कैसे होंगे, आपको क्या लगता है फ्यूचर में कैसी डील होगी। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा और ट्रंप बहुत प्यार से जो टालता है उन्हें, देखोगे एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। वो पूरी की पूरी न्यूज आपको एनडीटीवी के ऊपर मिल जाएगी। वो 18 20 25 मिनट की आई थिंक क्लिप है, वो जरूर देख लेना। अदर देन दैट बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि इंडियन बाजार के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 26,000 के आसपास था, अभी 24,000 के आसपास बन रहा है, धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है। अगर हम यहाँ पर एक चीज नोट करें, 50 डीएमए टूट गया, 200 डीएमए के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंट मिलेगा, मतलब 24,378 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंट है निफ्टी 50 के अंदर। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी एक अच्छी खासी रिकवरी आ रही है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि अगर आप ये सोचोगे भाई निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कैसे रहने वाले हैं। भाई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल देख रहे हो तो बढ़िया रहने वाले हैं। अर्ली मतलब एकदम शॉर्ट पर्सपेक्टिव की बात करूं मैं, 5-6 महीने 7 महीने की, तो जैसे जैसे रिकवरी आएगी, जैसे जैसे अगर ये वर्ल्ड शांत हो जाती है, तो एक 6 से 8% का एक स्वीट स्पॉट मुझे लगता है यहाँ पे रिकवरी में मिल जाएगा। लेकिन 1 साल से 3 साल के बीच में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी रिकवरी नहीं आएगी। तो लॉन्ग टर्म अगर आप 1 साल आपका टाइम फ्रेम है और 2-2.5 साल का आपका टाइम फ्रेम है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्विंग काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बजाय कि आप बाय एंड होल्ड करो फॉर अ लॉन्ग टर्म। मतलब लॉन्ग टर्म अगर आप 5 साल से ज़्यादा होल्ड कर सकते हो तो फिर होल्ड करना है ना। तो ये हर किसी के लिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है एक 8 से 10% की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। 1.5 से 2 साल के अंदर अगर आप बाय होल्ड करते हो 3 साल तक, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। 3-4-5 मैक्सिमम 8% मुझे लगता है कि होना चाहिए वाई लेवल पर। लेकिन अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा रखते हो तो मुझे लगता है कि एक अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, दुनिया के अंदर ना एक थीम चल रही है जिसको लेकर के काफ़ी सारे लोग कॉशियस हैं और काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। वो थीम है एआई वाली, ठीक है। अब एआई के अंदर क्या चल रहा है इसको समझो। अगर आप ये गेम समझ गए तो आप गेम समझ जाओगे। ये जो थीम है ये आई थिंक 20-25 सालों के बाद ये थीम मिल रही है। अगर आप इस थीम को नहीं पकड़ रहे, अभी तक नहीं पकड़ रहे, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो। इंडिया के अंदर कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है जो कि उस थीम को टारगेट करे। कुछ म्यूचुअल फंड हुआ करते थे जो कि एआई के अंदर इन्वेस्ट करने में आपकी हेल्प करते थे, वो ऑलरेडी नया पैसा लेना बंद कर चुके हैं। इवन इंडिया की जो थीम नैस्डैक वैस्डैक में इन्वेस्ट करती थी वो भी बंद हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। अब क्या फायदा है इसको समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा पैसा यूएस में डालना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको 1.5-2 साल वो इन्वेस्ट करते हो तो भाई इंडिया में डालो, यूएस को भूल जाओ, क्योंकि शायद आपको भी पता ही नहीं कि इक्विटी काम कैसे करती है। लेकिन आपको 3 साल 4 साल या डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आप रियल पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो अपना, तो फिर इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा। क्या हो रहा है ये समझो, इसके बाद ना आप पागल हो जाओगे कि भाई ये थीम मेरे हाथ से निकल रही है और मुझे बताया नहीं किसी ने। सबसे पहले समझो जो एआई है उसके कुछ मेजर पिलर है, ठीक है। मान लो ये हमारे 3 मेजर पिलर है। 3 मेजर पिलर कौन कौन से भाई? हमारा सबसे पहला तो हमारा एआई हो गया, ठीक है। अब एआई क्या करेगा ये बताऊंगा। उसके बाद हमारा हो गया डेटा सेंटर, डीसी लिख लेते हैं। इसके बाद हो गया सेमीकंडक्टर, ठीक है, एससी कर लेते हैं इसको, ठीक है, सेमीकंडक्टर को एससी कर लेते हैं। अब यहाँ पे गेम क्या चल रहा है ये समझो। जो हमारा एआई है इसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एआई का जो बैकएंड है, जो डेटा है वो प्रोसेस करने के लिए उसे डेटा सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर डेटा सेंटर को प्रोसेस करने के लिए आपको सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो एआई चलेगा हमारा, इसको भी सेमीकंडक्टर चाहिए। जो डेटा सेंटर चलेगा हमारा, उसको भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर चाहिए। और इन सब को, इन तीनों को अगर मैं बताऊं तो इन तीनों को चाहिए क्या? इन तीनों को चाहिए एनर्जी, ठीक है, एनर्जी चाहिए। तो ये एक चौथी थीम हो गई। अब जब एनर्जी चाहिए तो इसके बाद एक और चीज़ क्या चाहिए हमें? हमें एक और चीज़ चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब हो गया? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहिए केबल, ठीक है। केबलिंग से ही तो वायर होगी। अब केबलिंग कौन सी केबल चाहिए? कोई नॉर्मल केबल जो घर में लगती है जिससे टीवी चलते हैं हमारी, वो हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, उस केबल से नहीं चलेगा। स्पेशलाइज्ड केबल चाहिए और इसके अंदर आपको इंडिया मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर।
दूसरी चीज़ एनर्जी के अंदर इंडिया की बहुत अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी आने वाले कुछ सालों के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी दिख रही है इसके अंदर, तो एल जो है हमारा, वो एक बहुत ही बढ़िया रोल अदा कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेगमेंट के अंदर, ठीक है। अब एक और चीज़ समझो, अब जो केबल आएगी वो क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे आएगी हीट, ठीक है। अब जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको ठंडा करने के लिए क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए कूलिंग कंपनीज जो चाहिए, ठीक है। कैसे ब्लू स्टार सिर्फ हमारे लिए एसी नहीं बनाता, वोल्टा सिर्फ हमारे लिए एसी नहीं बनाता, ये बड़े बड़े डेटा सेंटर के लिए, बड़े बड़े ऑफिस के लिए भी कूलेंट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जरूरत पड़ेगी। अब जब कूलेंट सिस्टम की आपको जरूरत पड़ेगी तो एक और चीज़ यहाँ पर चाहिए होती है कि भाई बैकअप होना चाहिए, ठीक है। बैकअप होना चाहिए, क्यों बैकअप होना चाहिए, इंडिया के अंदर लाइट का इशू तो आपको पता ही है, अगर लाइट चलेगी तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो हायरार्की है, पूरी की पूरी हायरार्की खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, बैकअप। इसके लिए आपको कौन सा इंडस्ट्री चाहिए, आपको चाहिए जनरेटर इंडस्ट्री। अब जनरेटर इंडस्ट्री को भी चलाने के लिए, मतलब इन सब को एक साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कौन सी इंडस्ट्री चाहिए, कनेक्टिविटी, मतलब हम नेटवर्किंग वाली कह सकते हैं कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री आपको चाहिए जिसके थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्ट हो, ठीक है। सो इंडिया के अंदर आपको एनर्जी सेक्टर मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेक्टर मिल जाएगा, कूलेंट भी मिल जाएगा, ये मतलब ये सारे ऑप्शंस तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन इन सारे के जो मेन प्लेयर हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कमिंस इंडिया, तो कमिंस इंडिया ये सिर्फ इंडिया के लिए, लेकिन ग्लोबल के लिए कमिंस जो कि यूएस के अंदर लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए आपको कौन सी चाहिए, टीएसएम, ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी, ठीक है। डेटा सेंटर के लिए भी आपको काफ़ी सारे ईटीएफ चाहिए, क्योंकि डेटा सेंटर के अंदर भी 10 अलग तरीके की थीम चल रही है, ठीक है। डेटा सेंटर सिर्फ एक तो है नहीं, कैबिनेट बनाने वाले हैं, कैबिनेट के अंदर जो चिप घुसाएंगे वो बनाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें, उसके साथ जाकर के आप कहते हो एआई चलेगा। अब जो एआई के अंदर बबल है, अगर वो बर्स्ट होता है तो क्या होगा, इसको समझो, आपका गेम समझ आ जाएगा, क्योंकि एआई की बबल की तो बात हो रही है। अब एआई दो देशों के अंदर सबसे बड़ा गेम चल रहा है। पहला गेम चल रहा है हमारा चाइना के अंदर, दूसरा चल रहा है हमारा यूएसए के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर मैं आऊँगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि भाई यूएसए की कंपनी कैसे एआई के अंदर पैसा लगा रही है, और दूसरा चाइना में कौन पैसा लगा रहा है एआई के ऊपर। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन जब आप देखोगे ना, ये तीनों की तीनों जो मेन प्लेयर हैं इसके, यहाँ पे सबसे बड़ा बबल है एआई के ऊपर, और ये बर्स्ट भी हो जाए तो इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है सच, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया में नहीं है, वो है यूएस के अंदर। ये सब स्टेप टू स्टेप प्रोसेस के साथ मैंने बताया, खुद इन्वेस्ट करके। तो ये वाली वीडियो देख लेना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है यूएस इन्वेस्टिंग और इस पूरी थीम के बारे में। थैंक यू।